हेलो। ये मेरी आपके साथ सेकंड रिकॉर्डिंग में मुलाकात हो रही। पहला वीडियो यह जनरलाइज था, केवल एक गाइडलाइन दिया था उन बच्चों के लिए जो कॉमर्स में तो आ गए, लेकिन कॉमर्स के बारे में हमारा आगे क्या होगा, या कॉमर्स इसलिए लिया कि साइंस में एडमिशन नहीं मिलेगी, ये सारे कंफ्यूजन हटाने के लिए मेरा पहला वीडियो था। आज एक्चुअली हम सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन करने में जा रहे हैं, क्योंकि नर्सरी से लेकर 10th क्लास तक जो भी आप पढ़ते आए, उसमें जो सब्जेक्ट थे वो सभी बच्चों के लिए कॉमन थे। सभी बच्चों के लिए का मतलब है बोर्ड में जितने परीक्षा में बैठे उनके लिए। अभी 10th क्लास के बाद बाइफर्केशन यानी विभाजन हुआ, कोई कॉमर्स में गया, कोई साइंस में, कोई आर्ट में, कोई एमसीबीसी में, कुछ लोग आईटीआई में गए होंगे। तो हम अभी कॉमर्स के बारे में बात करेंगे। जितने भी 10th क्लास के एग्जाम को बच्चे बैठे थे, उसमें से कॉमर्स में जो बच्चे आए उन सभी को मैं 11th और 12th क्लास के जो आपको सब्जेक्ट है उनसे परिचय करा देता हूं, क्योंकि ये सब्जेक्ट फैकल्टी वाइज होते हैं। आर्ट के लिए अलग, कॉमर्स के अलग, साइंस के अलग, आईटीआई के अलग। तो हम अभी कॉमर्स की बात कर रहे हैं। तो कॉमर्स में 11th और 12th में जो सब्जेक्ट स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में जो है आपको 11th में पढ़ना है, और जो 12th में पढ़ना है उनसे मैं आपका परिचय करा देता हूं। यह सब्जेक्ट का गाइडलाइन मैं आपको आज के वीडियो में दूंगा। देखो बच्चों, सब्जेक्ट को दो पार्ट में यहां पर अलग अलग कर दिया है। ये लगभग कंपलसरी सब्जेक्ट है और वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अभी कंपलसरी सब्जेक्ट में पहला है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, दूसरा है इकोनॉमिक्स, तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। अगर ये नहीं लेना चाहते हो तो उसके और में मैथमेटिक्स है। ये मैथमेटिक्स की सुविधा सभी कॉलेज में अवेलेबल है ऐसा नहीं, कुछ गिने चुने कॉलेज में अवेलेबल है, जैसा कि प्रेरणा में अवेलेबल है। ये नहीं लेना है तो मैथमेटिक्स लीजिए। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, इंग्लिश, यानी कंपलसरी इंग्लिश समझो। ये 5 सब्जेक्ट आपके हैं जो हर किसी को लेना है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है ये, इसमें से आपको एक सब्जेक्ट का
चॉइस करना है, चाहे वो मराठी लो, वो नहीं लेना होगा तो हिंदी लो, वो भी नहीं लेना होगा तो संस्कृत लीजिएगा, वो भी नहीं लेना होता तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी सीधा सीधा कंप्यूटर का कुछ पोर्शन। 4 में से आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो वो 5 और इसमें से इस तरह से 6 सब्जेक्ट आपको कोर्स में है और इन्हीं 6 सब्जेक्ट को आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन देना है। इसके बाद पिछले साल तक एनवायरमेंटल साइंस यह एक सब्जेक्ट था 50 मार्क का, वो अभी सब्जेक्ट तो आपको रहेगा, उसके साथ और एक नया सब्जेक्ट आएगा, पर उसमें मार्क नहीं है, बोर्ड का पेपर नहीं होगा उसके ऊपर, वो केवल स्कूल में पढ़ाया जाएगा या कॉलेज में पढ़ाया जाएगा और उसके ऊपर केवल ग्रेड आपको कॉलेज अलॉट करेगी। मतलब उसके ऊपर 12 के पेपर में वो है नहीं, पहले था। अब अभी हम आ चुके हैं कि 11-12 के सब्जेक्ट पक्के हो गए हमारे कॉमर्स के, वो 5 और इसमें से 1। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत सारे कॉलेज में नहीं है, संस्कृत भी नहीं है, तो आप जिस कॉलेज में एडमिशन ली होगी या लोगे, वहां पर जो सिचुएशन होगी उसके अनुसार आपको ये सब्जेक्ट चॉइस करना है। हो सकता है कि आपकी इच्छा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेने के बाद आप जहां पर एडमिशन लेने जा रहे हो वहां पर वो सब्जेक्ट ही नहीं होगा। तो जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो उस कॉलेज में जो उपलब्धता होगी उसके अनुसार आपने चॉइस करना है। ये हो गया आपका सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट टोटल 6, 5 और 1। अभी इन 6 सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा मैं इसके आइडियाज आपको दे देता हूँ कि भाई इस सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ोगे, ये सब्जेक्ट किसके लिए है, ये सब्जेक्ट में एक्चुअली आपको लाइफ वैल्यूज, जीवन मूल्य कौन से मिलने वाले हैं, ये शॉर्टकट में मैं आपको इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट के बारे में देता हूँ, मतलब क्या इंफॉर्मेशन देता हूँ। देखो अभी पहला सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, तो अकाउंटेंसी यह शब्द आपके लिए टोटली नवीन है। तो बुक कीपिंग, तो देखो इसका संबंध इस सब्जेक्ट में हमको क्या पढ़ना है। अगर आपने छोटा सा व्यापार चालू किया, बिजनेस, या आप किसी बड़े दुकान के ओनर हो, मालिक हो, या कहीं आप पार्टनरशिप में पार्टनर हो, तो इस आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में जो भी पैसों के ट्रांजैक्शंस एक्चुअली होते हैं, एक्चुअली बोला मैंने, वास्तव में होते हैं, उन सभी का रिकॉर्ड, किट और बुक
एक किताब में रजिस्टर में लिख के रखना, ये अर्थ है बुक कीपिंग का। और अपने दुकान में होने वाले ट्रांजैक्शंस, व्यवहार, जो भी दुकान चलाने के लिए पैसों के व्यवहार होते, वो बुक कीपिंग यानी रजिस्टर्ड बोलो, जर्नल बोलो में लिखकर उसको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूल्स के अनुसार जो भी भारत सरकार ने अकाउंटेंसी की व्यवस्था उपलब्ध करके दी है, उसके अनुसार उसको सिस्टमेटिक वे से लिखना, पद्धति से लिखना, उसको बोलते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। मतलब क्या हो गया? आपने जो व्यापार बिजनेस शुरू किया उसमें पैसों के जो ट्रांजैक्शन, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करना, बिल्कुल बाकायदा लिख के रखना, अर्थात रूल के अनुसार जो भी रूल्स निश्चित किए गए हैं उसके अनुसार उसको बोलते लिखना, उसको बोलते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अभी आपको बहुत सारे अकाउंट्स 11th क्लास से लेकर बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए तक पढ़ना है। इसमें फाइनेंशियल अकाउंट, उसके बाद कॉस्ट अकाउंट, उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सारे अकाउंटिंग का परिचय आपसे बाद में होते जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि जैसा आप मान लो 10th क्लास में एक आधा सब्जेक्ट के अंदर कोई चैप्टर पढ़ा होगा छोटा सा, और उसका ज्ञान प्राप्त, नॉलेज प्राप्त किया होगा, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। कॉमर्स फैकल्टी की ये जान है। जैसा हमारे बॉडी में, वैसा तो बॉडी का हर पुर्जा इंपॉर्टेंट है, फिर भी कुछ चीजें फेल हो गई तो व्यक्ति यानी हमारे नेचुरल एक्टिविटी फेल होकर हम डेड होते हैं। उसी तरह बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी एक कॉमर्स फैकल्टी का आत्मसूल है। इसलिए उसको क्यों, आपके दुकान में होने वाले ट्रांजैक्शन ही आपने गलत लिखे होंगे अपनी कॉपी में, तो क्या होगा? आपकी रिजल्ट गलत मिलेगी। अपन बोलते हैं ना कि वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, वो मिस्टर डॉक्टर मिस्टर ये बहुत जोरदार है। डॉक्टर जोरदार है मैंने क्या, वो दिखने में जोरदार है, चलने में जोरदार है, या बातें करने में जोरदार है, इससे उसका इंपॉर्टेंस हम व्यक्त नहीं करते। वो डॉक्टर बहुत जोरदार है, इसका मतलब है उनका डायग्नोसिस, उनका परफेक्टनेस बहुत ही जबरदस्त है। तो आप बच्चों ये सब्जेक्ट जितना मन लगाकर पढ़ोगे उतना आप परफेक्ट होगे, और जब एमकॉम वगैरह, एमबीए वगैरह हो जाओगे आप भी एक परफेक्ट डॉक्टर की जगह, डॉक्टर की जैसे अकाउंट के बारे में बोलना शुरू करेंगे। ऐसा ये बिजनेस फेल हुआ, यानी क्यों हुआ, तो बरोबर आप उसका डायग्नोसिस करोगे कि हाँ यहाँ पर बिजनेस की गलती थी। तो परफेक्टनेस ये डेडिकेशन से आता है, और इसलिए हमारे दुकान में होने वाले व्यवहार,
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, व्यवहार, पैसों के व्यवहार, ये इस सब्जेक्ट में लिखे जाते हैं हमारे मन से नहीं, जो रूल्स फिक्स किए गए हैं उनके रूल्स के द्वारा उसको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में लिखा जाता है। मैंने आपको एक शब्द बोला, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जैसा कि आपके दुकान में मैं एक दिन आया और आपकी और मेरी वस्तु के लेन देन के बारे में बातचीत हुई। मैंने बोला ये वस्तु अच्छी क्यों है, वो अच्छी क्यों नहीं, आपने मुझे बहुत अपने तरीके से समझा दिया। तो ये बुक कीपिंग में नहीं आएगा। क्यों? कि आपने मुझे और मैंने आपको अपने अपने बुद्धि के अनुसार एक दूसरे को बताने का प्रयास किया। बताते समय कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, लेकिन जब हमारा डिस्कशन समाप्त हो गया और मैंने आपको बोला कि भाई ये मुझे 100 kg गेहूं दीजिएगा और ये पैसे लीजिए, मुझे 50 किलो चावल दो, ये पैसे लो, तो ये हो गया तुम्हारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये इसमें आएगा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। फिर मान लो आपके दुकान से गेहूं चावल मैं घर में लेके गया और मेरे घर वालों ने बोला महीना दो, 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद कि ये चावल बहुत बेकार है इस साल के, इस वक्त के, और मैं आपके साथ झगड़ने के लिए आया आपके दुकान में, थोड़ी सी फाइटिंग भी खेल लिया अपन ने, वो यहाँ नहीं आएगा। क्यों? दिस इज नॉट ए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, दिस इज फाइटिंग ट्रांजेक्शन, ये यहाँ नहीं आएगा। शायद अभी तक आप समझ चुके होंगे कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में केवल पैसों के व्यवहार ही लिखे जाते हैं। पैसों के व्यवहार होने के पहले जो एक दूसरे को हम फेंका फेंकी करते, मूर्ख बनाते हैं, वो भी नहीं आता, और ट्रांजैक्शन होने के बाद कुछ झगड़े हो गए, वो भी नहीं आता। अब बुक कीपिंग की इतनी पहचान आपके लिए काफी है। अभी इकोनॉमिक्स, ये क्या है? इकोनॉमिक्स यह सब्जेक्ट आपके मम्मी को बहुत अच्छा आता होगा। आप बोलेंगे मम्मी अगर कॉमर्स में नहीं पढ़ी होगी तो फिर भी आता होगा, मम्मी पढ़ी ही नहीं होंगी तो फिर भी आता होगा। क्यों? इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र बोलते हैं इसको, अर्थ है ना पैसा, इकोनॉमिक्स and अर्थशास्त्र, this is the second important subject of the commerce faculty. First is the bookkeeping and accountancy and second is the economics. हमारे लिमिटेड सोर्सेस में, अब ये सोर्स क्या होता है? हमारे घर में जो पापा, आपके पापा जो कमा कर लाते हैं, बिजनेस करते होंगे या सर्विस करते होंगे, तो आपके पापा जो भी पैसा कमा कर लाते, उन पैसों का नियोजन, नियोजन का मतलब है प्लानिंग करके अपना घर चलाना, अपना घर चलाना, यह इकोनॉमिक्स में आता है। मतलब पैसे कमाना अलग पार्ट हो गया और पैसों के द्वारा फंक्शंस करना, ऑपरेट करना है अलग पार्ट हो गया। जैसा कि आपके डैडी ने पैसा कमाकर आपके मम्मी को महीने का 20,000 रुपए ला के दिया कि भी मेरी सैलरी है तू रख ले। अब मम्मी को 20,000 में एक महीना परिवार को चलाना है, उसमें मेडिसिन आ गई, खाने पीने की चीजें आ गई, मेहमान नवाजी आ गई, या सडनली कोई एक आधा इंसिडेंट
है ना, जस्ट लाइक एक्सीडेंट हो जाता है उसको भी इंक्लूड करना है और आपके मम्मी को परिवार चलाना है। तो मम्मी परिवार चलाते समय मार्केट में जब चीजें परचेस करने जाएगी तब देखेगी कि अपने को ये 5 किलो आज सब्जी होना, तो 5 किलो सब्जी यानी मान लो आलू है, उसमें बैंगन है या गोभी है, ये 4 दुकान में घूमेगी और फिर लेगी। क्यों? अलग अलग दुकान में कीमत अलग अलग होती है। ये कीमत अलग अलग क्यों होती है, इसका विश्लेषण इकोनॉमिक्स में है। क्या है इकोनॉमिक्स में? बहुत ही सिंपल बताता हूं। एखादी चीज मार्केट में, चीज यानी वस्तु मार्केट में उपलब्धता कम है तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा रहती है। क्यों? डिमांड, वस्तु की ज्यादा डिमांड यानी मांग, पब्लिक ज्यादा लेने को चाहती है और उसका प्रोडक्शन कम है, मतलब प्रोडक्शन म्हणजे सप्लाई हो गया, और डिमांड यानी पब्लिक को जो मांगना है वो, मान लो पंखे अगर 2000 बने, मार्केट में 2000 फैन उपलब्ध है और लाइन लगी है फैन लेने वालों की, उनको 10,000 फैन होना, क्या होगा? पब्लिक ज्यादा डिमांड कर रही पंखों की और आपके पास पंखे कम है, यानी सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तो वस्तु की कीमतें दुकानदार या मैन्युफैक्चरर बढ़ा देंगे। इसके उल्टा भी हो सकता है, दुकान में या मार्केट में ढेर सारे फैन पंखे उपलब्ध है और परचेस करने वाले लोग बहुत ही कम है, मतलब क्या हो गया? सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो क्या होगा? व्यापारी लोगों में कंपटीशन लगेगी कि हर किसी की दुकान में पंखे भरे हैं, डम माल जमा है और पंखे खरीदने वाले लोग बिल्कुल गिने चुने हैं, तो क्या होगा? एखादा कस्टमर दुकान में पहुंचा पंखा लेने तो दुकानदार उसके पीछे चिपक जाएगा, अरे भैया इसकी कीमत मैं ये कम कर दूंगा और इतनी कम कर दूंगा, सेल करने के बाद तेरे घर में कोई प्रॉब्लम आया रिपेयरिंग का तो वो भी करवा देंगे। यानी क्या हो गया? दुकानदार कस्टमर को मना रहा, मस्का पॉलिश कर रहा। क्यों? उसको लगता कि मेरे दुकान से इसने पंखा लेना चाहिए, अगर अपन ने इसको सर्विस अच्छे नहीं दिया या कम कीमत पर नहीं दिया तो ये बाजू की दुकान से लेगा। यहाँ क्या हो गया? सप्लाई बहुत ज़्यादा और डिमांड बहुत ही कम। तो ये डिमांड और सप्लाई का रूल ये इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है। वस्तु सस्ती कब होगी, वस्तु महंगी कब होगी, कीमत कैसी डिसाइड होती है, कंपटीशन किसको बोलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन किसको बोलते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, प्रोडक्ट की कीमत कैसी डिसाइड होते हैं, ये सारी चीजें आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिलेगी। आपके मम्मी को परिवार चलाना एक सर्कस है। डैडी तो इनकम लाके देते फिक्स, उनकी सैलरी फिक्स है, वो लाके देंगे मम्मी को अगर देते होंगे तो। पर मम्मी को ये सारे फंक्शंस महीना भर पूरा परिवार चलाना डिफिकल्ट है। क्यों? परिवार में किसी भी समय कोई भी बीमार हो सकता है, किसी भी समय अर्जेंटली बाहर गांव जाना पड़ता है, किसी भी समय अचानक कोई एखादा पैसा मांगने वाला अपना रिश्तेदार
खड़ा हो जाता है और उसको मदद देना जरूरी आपको लगता है। तो इन सारी चीजों लिमिटेड पैसों के अंदर अपना परिवार चलाना, यह इकोनॉमिक्स में छोटी छोटी बातों में से पढ़ाया जाता है या पढ़ना पड़ता है। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इसमें बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। जैसा एक पंखे की कीमत कैसे निश्चित करते हैं, एक लीटर दूध की कीमत कैसे डिसाइड होती है, डिमांड और सप्लाई का मैंने अभी एक रूल पढ़ा है ना। अब देखो ना, कोरोना की स्थिति में शुरू में सब्जियां मार्केट में कम थी और कस्टमर बहुत ज्यादा थे, तो एकदम सब्जी महंगी हो जाती। कल 40 रुपए किलो होगी तो आज 80 रुपए किलो हो जाती, एकदम से डबल हो जाती। क्यों? खेती में से मार्केट में आने वाला माल कम था, तो पब्लिक को तो होना था, बहुत पब्लिक की डिमांड थी। फिर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, किसान लोग अपने अपने खेती में की सब्जियां मार्केट में लेके बैठे, खुद बहुत सप्लाई हुआ तो वस्तु की कीमत एकदम कम हो गई। कल जो सब्जी 40 रुपए किलो मिलती थी वो 10 रुपए किलो पर आ गई। बहुत बार हम टीवी पर देखते हैं, अक्सर देखते हैं, कर्नाटक में मैक्सिमम टोमेटो का प्रोडक्शन होता है, जिसको आप टमाटर बोलते हैं। कभी कभी वो प्रोडक्शन इतना ज्यादा होता है कि वो रास्ते पर फेंक देते हैं। क्यों फेंकते हैं वो? उनको मार्केट, खेती में से मार्केट में लाने के लिए पोसाता नहीं, इसलिए वो वहीं पर फेंक देते हैं। बहुत बार सब्जियों को कीमत नहीं मिलती, ये ग्रीन सब्जियां किसान वहीं उखाड़ के फेंक देते। तो कहने का मतलब ये ऐसी स्थितियां उपलब्ध क्यों होती, ये सारों को डिटेल में इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे प्रकार है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमिक्स है। तो ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसा वैसा आपको इकोनॉमिक्स का ज्ञान, नॉलेज आपके टीचर के माध्यम से प्राप्त होने लगेगा। नंबर 3, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। अभी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट क्या है? आप अगर कोई एक आधा बिजनेस चालू करना चाहते होगे तो उस बिजनेस को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना, संगठित करना, ये इसमें पढ़ाया जाता है। जैसा आपके मम्मी ने आपको बोला कि मेरा तेरा बर्थडे है, अगले महीने में 5000 रुपए ले और तू बर्थडे की व्यवस्था कर। व्यवस्था करने का मतलब है उस 5000 रुपए में आपको ऑर्गेनाइज, संगठित करना है, यानी किस तरह से उतने पैसे में आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा। उसी तरह एक बिजनेस को अगर आप में कोई बिजनेस शुरू करना चाहते होगे तो उसको किस तरह से शुरू करना, बिजनेस शुरू करने के संसाधन का मतलब है रिसोर्सेस, कहां से प्राप्त करना, उस बिजनेस को सेटअप कैसा करना और आगे कैसा बढ़ाना, ये सारी चीजें एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में पढ़ाई जाती है। यानी आप अगर सर्विस करना नहीं चाहते होगे, आप अगर अपना बिजनेस ही सेटल करना चाहते होगे तो
शुरू से लेकर बिजनेस टॉप पर पहुंचने तक उस बिजनेस को किस तरह से सेटअप करना, ऑपरेट करना, मुझे संचालित करना, इन चीजों का आपको ज्ञान, नॉलेज दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में। मैनेजमेंट क्या है? कॉमर्स और मैनेजमेंट ये दोनों शब्द बिजनेस से ही कनेक्टेड है, पर दोनों का मीनिंग थोड़ा सा अलग है। कॉमर्स और मैनेजमेंट का एक छोटा सा एग्जांपल देकर आपको डिफरेंस बताता हूं। बहुत बार हम जाते हैं एक आधे बहुत बड़े दुकान में, तो भीड़ है दुकान में, मान लो हल्दीराम का दुकान लो, होटल या कोई सेल काउंटर, जहां पर जिस काउंटर पर आपको रेडीमेड माल मिलता है, पॉपुलर है हल्दीराम ब्रांड, बहुत गर्दी है, यानी उसका व्यापार यानी कॉमर्स बहुत बड़ा है। पर उस दुकान में जाने के बाद आपको ये नहीं मालूम कि पैसे कहाँ देना है, पावती रिसीट कहाँ से लेना है, माल की डिलीवरी कहाँ से लेना है। ये दुकान के अंदर की सारी चीजें, व्यापार के अंदर की सारी चीजें सिस्टमेटिक तरह से मैनेज करने को बोलते हैं मैनेजमेंट। वो बोलते ना यार उसका व्यापार बहुत जोरदार व्यापारी है, मैंने उसका मैनेजमेंट बेकार है। मैनेजमेंट बेकार है का मतलब ये है उसके पास पैसा है, उसके पास आज कस्टमर भी है, उसके पास बड़ी बड़ी दुकानें हैं, पर वो ठीक तरह से मैनेज नहीं कर पाया, मैंने मैनेजमेंट उसका बेकार था। मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है? स्पेशली डिसीजन पावर एंड डिसीजन मेकिंग। तो बिजनेस केवल बड़ा होने से काम नहीं होता, तो उसको मैनेज करने के टेक्निक्स भी उस बिजनेसमैन को मालूम होना। वो टेक्निक्स मैनेजमेंट के यहाँ पर मैनेजमेंट में पढ़ाए जाते हैं। देखो ना, बहुत बार एक आधे फंक्शन में आपके डैडी गए होंगे, हो सकता है आप भी डैडी के साथ या मम्मी के साथ होगी, बहुत बड़ी भीड़ होगी वहां पर फिर भी हर काउंटर के ऊपर जहां पर बुफे चल रहा, सिस्टमेटिक लोग खाना खा रहे होंगे। इट इज कॉल्ड एज ए वेल मैनेजमेंट। यानी जिसने वो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया उसने पूरी स्टडी किया, और उसके बाद इस काउंटर पर कितने लोग आ सकते, उस काउंटर पर कितने आ सकते, और ये उसने मैनेज किया। पर पत्रिका बांट दिया ढेर सारी और काउंटर लगा दिया खाने की 2, भीड़ बहुत जमा होगी और हम प्लेट लेकर भिखारी जैसे लाइन में खड़े हो। ये इट इज कॉल्ड एज ए बैड मैनेजमेंट। एवरीथिंग इज देयर, खाना वहां है, पब्लिक भी वहां है, खाने वाले भी वही है, खिलाने वाले भी वही है, पर पेट में नहीं जा रहा। क्यों? लाइन में खड़े हैं, कब नंबर आएगा मालूम नहीं। फिर बहुत बार क्या होता है, बहुत बार ये होता है कि प्लेट लेते, प्लेट में खाना भी लेते, भीड़ बहुत रहती, फिर भीड़ में हम खड़े हो जाते कहीं तो भी बीच में, पीछे से कोई तो भी आता प्लेट लगा देता, बाजू वाला कोई आता, यानी आपका ड्रेस सत्यानाश कर देता। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ बैड मैनेजमेंट। क्यों? जब फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन ने ये देखना चाहिए कि कितने लोग आ सकते, टाइमिंग अगर 6 से 10 है खाना खाने का, बुफे का, तो जनरली 8:30 के बाद ही गर्दी होती है। इंडियन टेक्नोलॉजी है, शुरू में कोई नहीं आता। तो जहां भीड़ जमा होगी उस वक्त उसको कैसा डाइवर्ट करना इधर उधर,
ये मैनेजमेंट का काम था, जो ऑर्गेनाइजर ने करना था, जो नहीं किया। इसलिए बोलते हैं ना यार वो दुकान बहुत जोरदार है, उनका मैनेजमेंट बहुत बेकार है। इस तरह से अब समझ गए होंगे, कॉमर्स और मैनेजमेंट ये दोनों, जैसा हमारे दोनों लेफ्ट राइट हैंड है, वैसा कॉमर्स मैनेजमेंट यह एक लेफ्ट राइट हैंड समझ के चलो बिजनेस के। ये नहीं लेना होगा तो जनरली मैथमेटिक्स बच्चे वो बच्चे लेते हैं जिनको सीए वगैरह करना रहता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं आगे, वो मैथमेटिक्स लेते हैं। टफ है। अब मैथमेटिक्स कितना टफ है या कितना सरल है ये मैंने आपको बताने की जरूरत नहीं है। 10वीं का मैथमेटिक्स देकर ही आप आगे आए हो। तो ये मैथमेटिक्स वगैरह जो है ये उन्हीं ने लेना। एक तो जिनको सीए प्रोफेशनल कोर्सेज आगे करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलो, कंपनी सेक्रेटरी बोलो, फाइनेंस एडवाइजर बोलो, या जिनका मैथमेटिक्स रियली अच्छा है। जो मैथमेटिक्स में डरते हैं, सीए नहीं बनना चाहते, कोई प्रोफेशनल कोर्स में आगे नहीं जाना चाहते, तो वे लोग मैथमेटिक्स लेते ही नहीं। आपके दिमाग में ऐसी कोई चीज होगी तो निकाल दीजिए। मैं गाइडलाइन दे दिया कौन लेते और कौन नहीं लेते। फिर सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ये क्या है? व्यापार जब छोटा है, छोटा स्मॉल, तब हमको सेक्रेटरी की, सेक्रेटरी यानी अपने साथ रहने वाला जिसको पूरा व्यवहार का मालूम है, सेक्रेटरी की छोटे व्यापार में आवश्यकता नहीं होती। पर जब व्यापार बढ़ जाता है, करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शंस होते हैं, तब पूरे बिजनेस की सिस्टम को प्लानिंग करने वाला होता है सेक्रेटरी। और वो सेक्रेटरी फिर कंपनी को गवर्नमेंट के रूल्स ध्यान में रखकर अपने डॉक्यूमेंट्स, मीटिंग्स लेते हैं। गवर्नमेंट के कानून क्या है, लॉ, उसके बाद अपनी कंपनी में कौन सा आवश्यक है, कौन सा आवश्यक नहीं है। फिर हमारे प्रेसिडेंट जो है सोसाइटी कंपनी के, उनकी मीटिंग लेना है, सारे मीटिंगें लेना, गवर्नमेंट के रूल्स को पढ़ना, उसको उसमें से अपने बिजनेस को जितने लगते हैं वो अप्लाई करना। यानी बड़े व्यापार में गवर्नमेंट के रूल्स का एप्लीकेशन करने का काम यह सेक्रेटरी पर सौंपा जाता है, और इसलिए उसको बोलते सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। यानी तुम्हारे कंपनी का सेक्रेटरी किस तरह से प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस करने का मतलब है ऑर्गेनाइज करता है, ये आता है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। अब आगे है इंग्लिश। इंग्लिश के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। काफी लोग इंग्लिश लेते, इंग्लिश मीडियम लेते हो, आपने भी लिया होगा, लिया है, पर इंग्लिश को डरते हो। आप बोलेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम इंग्लिश मीडियम जरूर लिए हैं। जो मैं पिछले वीडियो में और इस वीडियो में जो मैंने आपके सामने जो कुछ भी बोला, ये अगर 100% में इंग्लिश में बोलता तो 5% बच्चों को ही समझता। क्यों? हमारा महाराष्ट्र में, स्पेशली विदर्भ में ये कल्चर है कि हमको इंग्लिश मीडियम में तो प्री प्राइमरी से पढ़ाया गया, पर हमारा डोमेस्टिक या सोशल कल्चर ये इंग्लिश का नहीं है। क्या होता है स्कूल में, प्री प्राइमरी में बोलो, प्राइमरी में बोलो, मैडम पढ़ाती है, स्पून है,
ठीक है, अलग अलग प्रकार के सब पढ़ा देते। फिर वो बच्चा समाज में रहता, पहले परिवार में, परिवार समाज में रहता। फिर वो क्या बोलता बच्चा अपने मम्मी को, मम्मी मेरे को स्पून दे भला, है उसको मराठी में चमचा बोलते हैं मालूम नहीं। मम्मी मेरे को स्पून होना इंग्लिश में बोलने की उसकी ताकत नहीं। इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे, हम गर्व के साथ बोलते हैं कि मेरे बच्चे ने इंग्लिश मीडियम लिया। आज इतनी बेकार हालत है महाराष्ट्र में मराठी स्कूलों की, बच्चे नहीं मिल रहे। हर कोई इंग्लिश पढ़ना चाहता, अच्छी बात है, पर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज नॉट सो गुड। हम इंग्लिश मीडियम जरूर पढ़ते हैं, पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ते समय भी कई चीजें हम कई बार ऐसा देखते हैं कि वो बच्चा अकाउंट में तो पास हो गया पर इंग्लिश में फेल है। सब्जेक्ट कौन सा था? इंग्लिश। यानी इंग्लिश मीडियम का बच्चा इंग्लिश में फेल होता, स्पेशली विदर्भ में ज्यादा होता। क्यों? ना हमको इंग्लिश प्रॉपर बोलते आती। किसी इंग्लिश स्कूल में अगर आप छोटे भाई को एडमिशन लेने के गए मम्मी डैडी के साथ, और उस स्कूल में अगर वो जो भी वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट वगैरह होगी या एडमिशन इंचार्ज होगी, उन्होंने तड़ इंग्लिश बोलना चालू किया। आपकी मम्मी डैडी को देख रही, डैडी मम्मी को देख रहे, आप दोनों को देख रहे, क्यों? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैडम बोल जोरदार रही, अपने मालूम है जोरदार बोल रही हो, उन्हें नहीं मालूम क्यों जोरदार क्या बोल रही हो। फिर डैडी मम्मी तो रिक्वेस्ट नहीं करेंगी शायद, पर डैडी करेंगे, क्योंकि एक महिला दूसरे महिला को नहीं बोलेगी कि मेरे को इंग्लिश नहीं समझती, डैडी बोलेंगे। डैडी को मालूम है अपने औकात क्या है इंग्लिश में। मैडम हमको जरा हिंदी में समझा के बताओ ना, तब वो हिंदी में आएगी और फिर आपको थोड़ा थोड़ा समझने लगेगा कि स्कूल में ऐसा है वैसा है। तो यह हमारी इंग्लिश मीडियम की रियल स्थिति है। आप कितना भी डिनाई करो, 5% बच्चे छोड़ो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सभी बच्चे ऐसे, 5% पेरेंट्स जिनके घर में डैडी मम्मी दादा दादी नाना नानी सब इंग्लिश में बोलते हैं, वो 5% बच्चे बरोबर परफेक्ट इंग्लिश बोलते हैं, जैसा मराठी तड़तड़ बोलते वैसा। बट इन जनरल हमारे घर में का एनवायरनमेंट इंग्लिश नहीं है। पढ़ते हम इंग्लिश में जरूर है, पर घर में का वातावरण, समाज में का वातावरण इंग्लिश का नहीं है, इसलिए हम इंग्लिश में पीछे रह गए। एनीवे, तो इंग्लिश में क्या है आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक सब्जेक्ट है लेसन्स यानी प्रोज, पोएट्री, ग्रामर, ये इसमें होता है। और देखो एक चीज यहां पर अभी अचानक मुझे याद आई तो बता देता हूं। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट की आ रही, डिक्लेयर किया गवर्नमेंट ने, एक्चुअली स्कूल कॉलेज में कब लागू होगी, लागू का मतलब है अप्लीकेबल होगी यानी शुरू होगी, ये नहीं बताया। पर उसमें एक चीज अच्छी है कि 7वीं तक का एजुकेशन रीजनल लैंग्वेज में बच्चों को दीजिए। यानी महाराष्ट्र है तो मराठी में पढ़ेगा वो, इस तरह से। गुजराती है तो गुजराती भाषा में पढ़ेगा, और इंग्लिश एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। जैसा अभी इंग्लिश कंपलसरी है, अपने रीजनल लैंग्वेज के ऑप्शनल, उसके उल्टा होगा। अब इसका आउटपुट आगे क्या निकलेगा ओनली गॉड नोज। उसमें क्या परिवर्तन होंगे ये मैं बताना उचित भी नहीं, समय सिद्ध करेगा कि ये सही था या गलत था। तो बताना इतना था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रीजनल लैंग्वेज पर ज्यादा जोर दिया। अभी ये हो गए 5 सब्जेक्ट। अब बच्चे ऑप्शनल सब्जेक्ट देखिए, इसमें से आपको एक चुनना है। मराठी,
मराठी आपकी जोरदार है, तो इसमें से जो आपको जमता है वो लो। अगर हिंदी नहीं जमती होगी तो जबरदस्ती से क्यों लेते? और एक महाराष्ट्रियन आदमी जब हिंदी बोलने लगता तो बड़े बड़े जोक तैयार होते। क्या एक हिंदी कल्चर का आदमी मराठी बोलने लगता तो कहां से कहां अर्थ चले जाता आपको मालूम है। वैसा ही इंग्लिश में भी होता। एखादा महाराष्ट्रियन और हिंदी साइडर इंग्लिश आती नहीं पर इंग्लिश बोलने लगता तो तीनों टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, सबको एकत्र कर देता। वो बड़े बड़े भयानक एप्लीकेशंस आते हैं। हमारे टीचर भी जब छुट्टी मांगने को एप्लीकेशन लिख के आते हैं, बड़े बड़े जोक निर्माण होते हैं एप्लीकेशन में से। जैसा एक स्कूल में एक टीचर लिखती है अपने प्रिंसिपल को, मैडम I want TW2 2 days leave because my eyes are coming. मेरी आंखें आ चुकी है इसलिए मुझे 2 दिन की छुट्टी होना। I will attend school, मैं स्कूल में आऊंगी when my eyes gone, जब मेरे आंखें चले जाएंगे। अब कितना भयानक इंग्लिश हो गया। हिंदी में लिखने गई तो मैडम हंसती, मराठी में लिखने गए तो भी मैडम हंसेगी, तो इंग्लिश में लिखने का प्रयास जरूर करती, लेकिन बहुत भयानक भयानक उसमें से किस्से आगे आते हैं। एक इंटरव्यू में इंटरव्यू लेने वालों ने यानी कंपनी के मालिक ने पूछा था एक कैंडिडेट को, यानी मान लो आप नौकरी मांगने गए और मैं नौकरी देने वाला हूँ, यानी मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ आपका और आप इंटरव्यू देने वाले हो। मैंने पूछा आपको आपका नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, सरनेम क्या है, ये सब एप्लीकेशन में लिखा रहता, फिर भी पूछते। सब एप्लीकेशन में लिखा रहता फिर भी पूछते। अब बोले ऐसा क्यों करते? एक आधे के घर में जाओ बोला, वो खाना खाते रहता, आप क्या पूछते? अच्छा खाना खा रहा है कि तू? खाना खाता, उसको भी मालूम है, तुमको भी मालूम है, पूछते कि नहीं अपन तो खाना खा रहा है। वैसा है एप्लीकेशन में आपका नाम भी लिखा है, आपके डैडी का नाम लिखा है, आपका क्वालिफिकेशन लिखा है, खाली उसमें आपका नेचर नहीं लिखा। तो ये पर्सनल इंटरव्यू से पता लगता कि वो कैंडिडेट कितना कैपेबल है। इसके लिए पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं। तो वापस चलते अपने पॉइंट पर। मैं इंटरव्यू ले रहा हूं आपका, आप इंटरव्यू दे रहे हो, आपको सर्विस होना, मेरे यहाँ नौकरी होना और मुझे कर्मचारी की जरूरत है। मैं आपको पूछता हूँ नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, कितना पढ़े हो, कितना परसेंट, तो फालतू के सवाल करता हूँ। फिर एक सवाल करता हूँ कि बेटा आपको इंग्लिश आता है क्या? हाँ सर, मेरी इंग्लिश मीडियम थी, मेरे डैडी इंग्लिश मीडियम में पढ़े थे, मेरी मम्मी इंग्लिश मीडियम में पढ़ी थी। अच्छा, आपको इंग्लिश अच्छी कहते हैं? बहुत अच्छे से। तो आप मैं सेंटेंस आपको देता हूँ, उसका ट्रांसलेट करके बताओगे? आपने बोला हाँ बिल्कुल बताएंगे। जल्दी बताओगे? बिल्कुल जल्दी बताएंगे। फिर मैंने आपको सवाल किया कि बेटा हम अभी दूसरी मंजिल पर बैठे, इस बिल्डिंग में 5 मंजिलें हैं, मेरा ऑफिस दूसरी मंजिल पर है। अब मुझे बता, मैं तेरे को सवाल करता हूं, एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन करके बता। तो आपने बड़े काम में बिल्कुल ऐसे बैठ गए, बताओ। हाँ सर प्लीज आस्क। ने बोला बेटा इस बिल्डिंग के नीचे यानी ग्राउंड फ्लोर पर नीचे एक लड़की खड़ी है, यानी इस बिल्डिंग के नीचे
नीचे लड़की खड़ी है, उसका इस सेंटेंस का नीचे लड़की खड़ी है, इस सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन बताओ। आपने तड़ से बता दिया, मिस अंडरस्टैंडिंग। मैं देखती रहा, मिस अंडरस्टैंडिंग बराबर है, मिस यानी वो लड़की होगी, अंडरस्टैंडिंग नीचे खड़ी है। मैंने बोला बेटा ठीक है, आपका जॉब पक्का है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर अगर कोई आपका सिलेक्शन वगैरह गलती से हो गया तो मैं आपको टेलीफोनिक मैसेज दूंगा। और वो लड़का चला गया, यानी आप चले गए। फिर मेरा सिर ठोकने लगा कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग कितना नया शब्द है, ये लड़की नीचे खड़ी है। इतने साल के बाद मुझे मालूम हुआ कि साला मिसअंडरस्टैंडिंग का ये अर्थ भी होता है। ये जोक नहीं था, ये वास्तविकता ही थी। ऐसी ऐसी बड़े बड़े वास्तविकता हैं। जैसे हमारे नाना पाटेकर एक बहुत बड़े एक्सपर्ट आर्टिस्ट है, वो कभी कभी जब इंग्लिश मराठी बोलने लगते हैं अपना बैलेंस छोड़ देते हैं, या डायलॉग ही वैसे लिखे जाते हैं उनके लिए। डायलॉग राइटर जो होता है वो व्यक्ति देखकर ही डायलॉग लिखता है। तो उस अपने मराठी का कितना पावरफुल लैंग्वेज है वो नाना पाटेकर जी के एक्टिंग से पता लगता है। तो कहने का मतलब है हर लैंग्वेज पावरफुल है, तो आप इनमें से वही लो लैंग्वेज जो आपकी पावरफुल है। आपकी लैंग्वेज जिसमें पावरफुल है वही लो। मराठी पावरफुल है तो मराठी लो, हिंदी है तो हिंदी लो, संस्कृत है संस्कृत लो। नहीं, संस्कृत में बहुत अच्छे मार्क मिलते हैं इसलिए मैं संस्कृत। आगे उसका क्या उपयोग आपको होने वाला है, ये जिसका उपयोग होने वाला है वही लो। कल चल के आप दुकान लगाने वाले होंगे और आपने संस्कृत लिया, बहुत जबरदस्त लैंग्वेज, 100 में से 100 मार्क मिल गए। आपके दुकान में कोई कस्टमर आया, उसने बोला सोप अच्छी कौन सी है, साबुन कीमत क्या है। आपने संस्कृत में जवाब देना शुरू किया उसको, वो बोलेगा साला है पागल है और निकल जाएगा। तब आपको लगेगा कि 11th-12th में मैंने संस्कृत लिया था तो मैं पागल था। तो जिसका आगे उपयोग नहीं है वो लैंग्वेज मत लीजिएगा। जो उपयोग है और आपको जमती है वही लो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है, एक कंप्यूटर सब्जेक्ट है। इसकी ऑनलाइन एग्जाम होती है, इसमें मार्क जबरदस्त मिलते हैं, पर 12 महीने सब्जेक्ट में बिजी रहना पड़ता है। लेबोरेटरी में जाकर प्रैक्टिकल करो, कॉलेज में आकर अगर नहीं समझ रहा तो ट्यूशन लगाओ, ऑनलाइन परीक्षा दो। जिस दिन ऑनलाइन परीक्षा होगी उस दिन कंप्यूटर आपका तकदीर और आने वाला पेपर कितना आपको साथ देगा ये बता नहीं सकते। सब्जेक्ट जबरदस्त है। कंप्यूटर में मान लो आपको है इंटरेस्ट और मेहनत करना चाहते हो तो कंप्यूटर यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आप ले सकते हो। तो बच्चों, मैंने आपको इस वीडियो में क्या समझाया, ये समझाया, ये मेरा सेकंड वीडियो था। ये मेन सब्जेक्ट है आपके और इसमें से एक आपको चुनना है। हर सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दिया। इसमें मैं जब बोल रहा था तब आपको काफी अच्छा समझ रहा था, पर अगर मैंने कोई भी आपको सवाल किया तो शायद ही परफेक्ट जवाब दोगे। क्यों? जैसा आपके यहाँ कोई फंक्शन है या आपके यहाँ फंक्शन में कोई
बहुत सारे लोग आए आपके डैडी के ऑफिस के, या मम्मी की सहेलियां आई, और आप इकलौते बेटे हो, आपके यहाँ फंक्शन है, और आपके डैडी मम्मी ने आपका परिचय कर दिया सबसे, ये देशमुख को कुलकर्णी, वो अटर्जी, वो चटर्जी, मटर्जी। और 2 दिन के बाद पूछा, बेटा वो नहीं कि चटर्जी साहब अपने इसमें आए थे, वो नहीं कि वो आए थे, उसको डैडी मेरे को याद नहीं। उस दिन मैंने हाँ बोल दिया, समझ भी गया था कि चटर्जी है, पर अभी मुझे सभी सरनेम से एलर्जी हो गई, इसलिए चैटर्जी नाम ध्यान में नहीं रहा। नाम चैटर्जी है मालूम है, पर चैटर्जी के पीछे चेहरा कौन सा है ये मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि एक साथ 30 लोगों का 20 लोगों का आपके साथ परिचय करा दिया था, आपका उनके साथ। उन्होंने आपको ध्यान में रखा होगा, उन्होंने आपको ध्यान में रखा होगा कि भाई ये साहब का बेटा है जिसके बर्थडे में हम गए थे, क्योंकि वो 30 लोगों के लिए टारगेट अकेले थे। पर आप वो 30 लोगों के केवल आपका नाम ही ध्यान में रखना है ना, पर आपको 30 लोगों के नाम ध्यान में रखना पॉसिबल नहीं है। तो पहचान बार बार पहचान होती रहेगी, वैसा फिर आपको उन लोगों से पहचान बढ़ेगी, और फिर आप आइडेंटिफिकेशन करोगे, ये चैटर्जी है, ये मुखर्जी है, ये भट्टाचार्य है, अमिताभ बच्चन जी है, ये जया भदौड़ी जी है, वगैरह वगैरह। तो जैसा जैसा आपका इन सब्जेक्ट के साथ लंबा पाला गिरेगा, वैसा वैसा आपको सब्जेक्ट की जानकारी प्राप्त होगी। अगर मैंने बोला कि देखो मैंने सारे सब्जेक्ट की जानकारी आपको दे दिया, और पूछा बेटा पता बोला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में क्या आता, सब आप इसका चूड़ा बना दोगे, ये इधर डालोगे उधर डालोगे। क्यों? मैंने केवल इंट्रोडक्शन दिया, केवल भी तुम्हारे फंक्शन में आने वाले 30 लोगों की पहचान करवा दिया, वैसे यहां मैंने 6 लोगों की पहचान करवा दिया। और वे ध्यान में रखना इतना सरल नहीं है। जैसे जैसे हमारी मुलाकातें सब्जेक्ट के साथ बढ़ती रहेगी, आपकी और सब्जेक्ट की, वैसा वैसा आपको नॉलेज परफेक्टनेस आएगा। मैंने बता दिया, आपको समझ गया, पर मैं नहीं, मेरा पक्का अंदाज है कि ये सारी चीजें आपको एक दिन में आपके दिमाग में रहेगी नहीं। फिर भी मेरा काम था सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देना। अब उसको एक एक लाइन में मैं बता देता हूँ। पैसों के होने वाले व्यवहार को इस सब्जेक्ट में लिखा जाता है। वस्तु की कीमतें डिसाइड करना, डिमांड सप्लाई का रूल, कंपटीशन यहां होती है। दुकान को शुरुआत से लेकर आखिरी तक कैसा चलाना यहां पड़ता है। एक बड़े व्यापार को मैनेज करने का सेक्रेटरी होता है, वो यहाँ है। इंग्लिश आपको मालूम है, वो बता दिया। एक एक लाइन में उसके समराइज मैंने कर दिया। तो बच्चों, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कर दिया। मुझे मालूम है आपके मीडियम इंग्लिश है, मैंने बताया ना जब इंग्लिश टू इंग्लिश, वर्ड टू वर्ड मैंने आपको बताया होता तो शायद 5 मिनट के बाद आप वीडियो छोड़ के चले जाते। तो वीडियो के सामने आपको पकड़ पे रखने की कोशिश किया। मैं सफल रहा कि नहीं रहा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो वीडियो आपके सामने है। बाकी जिस भाषा में आप समझ सकते उस भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया। फिर जैसे 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 इंग्लिश माहौल में डलते जाओगे, आपका इंग्लिश में परफेक्टनेस आते जाएगा। तो आज मैं यहाँ पर रुकता हूँ और अगले वीडियो में मैं चालू करूँगा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। यह सब्जेक्ट एक्चुअल में पढ़ाना चालू करूँगा। उसके पहले ये सूचनाएं दे देता हूँ। जो जो इंस्ट्रक्शन आपको मिलती है हमारे ऑफिस से, वीडियो के माध्यम से बोलो, ऑडियो के माध्यम से बोलो, टेलीफोनिक माध्यम से बोलो, हमारे ऐप के थ्रू,
स्कूल का ऐप भी है ट्यूशन क्लास का, उसके थ्रू जो जो इंस्ट्रक्शन आपको मिलती है उसको फॉलो करना। और कहाँ जहाँ कहीं पर आपको ऐसा लगता होगा कि ये चीज़ें कंफ्यूज कर रही, कोई भी बारे में हो, फीस के बारे में हो, सब्जेक्ट के बारे में हो, कुछ भी प्रॉब्लम पढ़ाई के क्षेत्र में आपको आते होंगे, तो हमारे ऑफिस के फोन नंबर्स वो वीडियो में घूमते रहते या आपको मिलते रहेंगे नीचे, वो लेना और वहाँ पर इंक्वायरी करना। आपको ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम रहे तो ऑफिस में आकर मिलना। ऑफिस सवेरे 8 से प्रेजेंटली 2:30 से 3 बजे तक चालू रहता है। बाकी आज मैं यहाँ रुकता हूँ।